हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने ऑस्मोटिक प्रेशर तक स्टडी कर ली थी। आज हम एक नए फैक्टर की स्टडी करने वाले हैं, दैट इज वांट हॉफ फैक्टर। एंड दिस वांट हॉफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। अब हमको देखना एक्चुअल में वांट ऑफ फैक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ने के रीजन क्या क्या हैं, और इस वांट ऑफ फैक्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या कनेक्शन है, इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था भाई। अगर हम बात करें व्हाट मीन्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअल में मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पर डिपेंड करें, ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, विच डिपेंड ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करें और इनको सॉल्यूट के नेचर से कोई मतलब ना हो, दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 2 कंटेनर ले लिए और जिसमें सेम वाटर फिलअप कर लिया। 2 कंटेनर लिए हैं जिसमें मैंने सेम वाटर ले लिया। इसमें सपोज 1 लीटर वाटर ले लिया और इसमें भी मैंने सपोज दैट 1 लीटर वाटर ले लिया और इसमें मैंने 1 मोल ग्लूकोज मिक्स किया। इस वाले सॉल्यूशन में मैंने 1 मोल यूरिया मिक्स किया। तो 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, यानी कि Na पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज मिक्स किए। इसका मतलब क्या है, Na पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज मिक्स किए। 1 मोल यूरिया का क्या मतलब हो गया, मैंने Na पार्टिकल्स यूरिया के मिक्स किए। क्या मैं आपसे पूछूं, ये तो आपके जो सॉल्यूशन बन रहे हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी सभी सेम होंगी क्या। देखो अगर हम 2 सॉल्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर देखो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है उनका नंबर तो सेम है, लेकिन नेचर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर जो हम सॉल्यूट पार्टिकल ले रहे हैं वो ग्लूकोज है और यहाँ पर जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं यूरिया है। क्या अब मैं अगर आपसे पूछने लगूं इन दोनों सॉल्यूशन की क्या सभी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, तो आपका आंसर होगा नहीं। कुछ प्रॉपर्टीज मैच करेंगी और कुछ प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। ऐसी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें, बाकी अदर प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करेंगी। सपोज दैट इनमें 10 प्रॉपर्टीज हैं, 10 में से 4 प्रॉपर्टीज तो मैच कर जाएंगी, लेकिन 6 प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। यानी कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होने वाली हैं, आपकी सेम होने वाली हैं। और हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की पढ़ी हैं, 4 टाइप की। फर्स्ट इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड इज, और जिसमें हमने पढ़ा है P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड टाइप की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें हमने पढ़ा था दैट इज डेल्टा TB इक्वल टू KBM, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, वेयर दिस M इज मोलैलिटी, KB इज इट्स अ मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या आप इसको इलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। नेक्स्ट थर्ड इज, हम बात करें, हमने पढ़ा था थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें हमने पढ़ा था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, वेयर KF इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट एंड M इज मोलैलिटी। और नेक्स्ट जो लास्ट हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इक्वल टू क्या होता है आपका CRT, वेयर C इज
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन कौन सी लेंगे यहाँ पर हम, मोलरिटी, आर इक्वल टू है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट, और ये जो टी है इसका मतलब है टेम्परेचर। और एक चीज याद रखनी है, इन फॉर्मूला यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप टेम्परेचर यूज करोगे तो किस में करने वाले हो, केल्विन में यूज करोगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूं अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है तो ये चारों प्रॉपर्टीज भी क्या होने वाली हैं, आपकी सेम होने वाली हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। लेकिन सपोज दैट मैंने क्या किया, एक तीसरा सॉल्यूशन अभी बनाया जिसमें मैंने, देखो दैट इज फर्स्ट सॉल्यूशन, दैट इज सेकंड सॉल्यूशन, एक थर्ड सॉल्यूशन बनाया मैंने जिसमें मैंने सेम वाटर ले लिया, यानी कि मैंने 1 लीटर वाटर लिया और उसमें 1 मोल Na मिक्स किया। एक मैंने फोर्थ सॉल्यूशन लिया जिसमें मैंने 1 लीटर वाटर लिया और उसमें मैंने 1 मोल एसिटिक एसिड मिक्स किया। अब हमको देखना है जब आप 1 मोल एसिटिक एसिड मिक्स करोगे तो इसका मतलब इन चारों की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, सेम है। बात यहां समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही आप 1 मोल NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये, यानी कि इसका मतलब क्या है, Na पार्टिकल्स को, इसका मतलब क्या है, Na पार्टिकल्स ऑफ CH3COOH को, जैसे ही आप Na पार्टिकल्स ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl को मिक्स करोगे तो NaCl आपका 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर आपने 1 मोल NaCl लिया है यानी कि Na पार्टिकल NaCl के लिए हैं तो ये Na पार्टिकल Na पॉजिटिव के देगा और ये Na पार्टिकल Cl नेगेटिव के देगा। तो इसका मतलब अब सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, 2 मोल यानी कि 2 Na पार्टिकल्स। हम एक्चुअल में यानी कि हमने थ्योरेटिकल वैल्यू देखें, अगर हम इसको थ्योरेटिकल कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल में आप क्या कहोगे, इन सब की प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे, अगर आपने 1 मोल NaCl डाला है और वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया, एक मॉलिक्यूल 2 पार्ट में, तो 1 मोल NaCl 2 मोल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा और जिससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। आपने 1 मोल NaCl मिलाया, मिलके क्या हो गया, 2 मोल NaCl। यहां तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अब इनकी फर्स्ट वाले की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड वाले से मैच करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि अब इसके 2 मोल पार्टिकल्स हो चुके हैं, जस्ट डबल पार्टिकल्स हो चुके हैं। और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिफरेंट आ चुका है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ 1 मोल ऑफ CH3COOH। एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखनी है आपको, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH को आप देखो, एक चीज याद रखो, जब आप CH3COOH को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, यानी कि ये क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपने Na पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व किए, अब कितने पार्टिकल्स वाटर में होंगे भाई, एक सपोज दैट आपने 1 मोल CH3COOH वाटर में मिक्स किया और 2 मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो अब वाटर में आप कितने मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व करोगे भाई, Na by 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH होंगे या नहीं होंगे, का होल ट्वाइस। इसका मतलब अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जस्ट हाफ हो चुके हैं। आपने 1 मोल CH3COOH मिलाया था, 2 मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लिया,
तो Na मॉलिक्यूल आपने डाले थे, तो Na मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन करके Na/2 CH3 COOH का होल ट्वाइस मॉलिक्यूल बना लिए। तो इसका मतलब आप ऑब्जर्व क्या करोगे, अब हम बात करें फर्स्ट और फोर्थ वाले की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैच करेगी या नहीं करेगी। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, जस्ट हाफ, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल जस्ट हाफ हो जाए तो इसका मतलब अगर प्रॉपर्टीज यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैच नहीं कर रहे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी मैच करने वाली नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जस्ट हाफ हुए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल में डिक्रीजमेंट आया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी क्या आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज होगी, बढ़ेगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल घटेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी घटने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें इन वाले फॉर्मूलों की, क्या ये वाले फॉर्मूले इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। अब आपने देखो ये जो हमारे चारों फॉर्मूले हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए तो एप्लीकेबल है, क्योंकि आपने 1 मोल ग्लूकोज मिलाया और सॉल्यूशन में 1 मोल ग्लूकोज बन रहा है, और आपने 1 मोल यूरिया डाला तो सॉल्यूशन में भी 1 मोल यूरिया है, यानी कि Na पार्टिकल ऑफ यूरिया ही है, यहाँ पर Na पार्टिकल ऑफ ग्लूकोज ही है, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्वेंट जो नंबर ऑफ पार्ट में ब्रेक ना हो, जो आयनाइज्ड ना हो, इसका मतलब ऐसे पार्टिकल जो आयनाइज नहीं हो रहे तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जो नंबर ऑफ पार्ट्स में आयनाइज हो जाएं या फिर वो एसोसिएट हो जाएं, आपने देखा NaCl 2 पार्ट में डिसोसिएट हो गया, आपने देखा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH एसोसिएट होकर 1 मॉलिक्यूल बनाया। देखो एक चीज याद रखो, अगर ऐसे पार्टिकल हैं आपके पास जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जिनका ना ही डिसोसिएशन हो रहा है ना ही एसोसिएशन हो रहा है, तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन हम फोर्थ और फिफ्थ के लिए देखें, आपने 1 मोल NaCl लिया था, बन क्या गया आपका 2 मोल, आपने 1 मोल CH3COOH लिया था, बन क्या गया आपका हाफ मोल। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है अब इनके लिए तो डिफाइन है नहीं, आपने 1 मोल लिया, हो कितने गए 2 मोल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, इंक्रीजमेंट। लेकिन फर्स्ट और सेकंड के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, इंक्रीजमेंट, फोर्थ में क्या आ जाएगा, डिक्रीजमेंट। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब अब तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो सब गलत पढ़ी है। ये वाली प्रॉपर्टीज किसके लिए डिफाइन है, देखो दीज 4 प्रॉपर्टीज, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, CP का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिफाइन ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। यानी कि ये जो जितनी भी 4 हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो किसके लिए पढ़ी हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, जिनके जो आपका ना ही जिसका एसोसिएशन हो सके ना ही जिसका डिसोसिएशन हो सके, उनके लिए हम चारों ये प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की हैं। जैसे हम बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी कि हम बात करेंगे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, कैन शुगर। अगर आपको ये एग्जांपल दिखते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो एप्लीकेबल करना है ये चारों। लेकिन अगर आपको ऐसे कंपाउंड दिखते हैं, ऐसे सॉल्यूट दिखते हैं जिनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन पॉसिबल हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूलों को कुछ मॉडिफाई करते हैं। अगर हम इन्हें दोबारा से स्टडी करें तो हमारा सब कुछ ये पढ़ा के कुछ गलत हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं और इन्हें मॉडिफाइड करने की कोशिश करते हैं। आपको ये याद रखना है चारों फॉर्मूला किसके लिए डिफाइन है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। यानी कि ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मतलब क्या है, ऐसे सॉल्यूट ना ही उनका एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो। यानी कि आपने 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूट डाला है तो आप जो सॉल्यूशन में भी वो क्या रहेगा, 1 मोल ही रहेगा। जैसे आपने 1 मोल यूरिया डाला है तो सॉल्यूशन में मिक्स होने के बाद वो 1 मोल यूरिया रहेगा। 2 मोल
या हाफ मोल नहीं होगा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी किसके लिए डिफाइन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। अगर आपको दिखते हैं तो आप इन फॉर्मूलों को एप्लीकेबल कर दोगे, लेकिन आपको ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल दिखते हैं जिनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन पॉसिबल हो तो आप इनको यूज नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे, इससे रिलेटेड हम टू टर्म्स की बात कर लेते हैं। डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन। वन था फैक्टर पढ़ने से पहले हम टू टर्म्स की एक बार देख लेते हैं एक्चुअल में इनका मीन्स है क्या, क्योंकि इन टर्म्स का यूज आपको वन था फैक्टर में रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो हम पहला जो वर्ड पहले हम बात कर लेते हैं एसोसिएशन। एक्चुअल में एसोसिएशन का मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, एसोसिएट यानी कि ऐड होना। सिंपल सी बात है, टू और मोर मॉलिक्यूल या टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर सब्सटेंस ऑन डाइल्यूशन। जब आप दो या दो से अधिक सब्सटेंस को डाइल्यूशन करते हो यानी कि उन्हें घोलते हो तो क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। जैसे मैंने बात की, मेरे पास ए और बी टू मॉलिक्यूल थे और वो कंबाइन होके क्या बन गए, आपके ए बी बन गए। तो ये क्या हो गया, आपका एसोसिएशन हो गया। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास ए के टू मॉलिक्यूल थे यानी कि ए प्लस ए, अब वो कंबाइन होके ए टू की फॉर्म में आ गए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एसोसिएशन होगा। आपको याद रखना है, टू मॉलिक्यूल यानी कि सपोज दैट मैं कहने लगूं टू सब्सटेंस कंबाइन होके आपका एक वन सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, वन लार्जर सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको डायमर, यानी कि क्या बन रहा है, उसका डायमर बन रहा है। दो सब्सटेंस जब एक सब्सटेंस बना दो तो कहते हैं डायमर। यानी कि अगर हम थ्री सब्सटेंस की बात करें, थ्री सब्सटेंस कंबाइन होके एक लार्जर सब्सटेंस बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड ट्राइमर। अगर आपके फोर सब्सटेंस कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनाते हैं दैट इज कॉल्ड टेट्रामर। इस तरह से हम कह सकते हैं फाइव सब्सटेंस कंबाइन होके जब आपका एक सब्सटेंस बनाते हैं दैट इज कॉल्ड पेंटामर। दैट इज नेक्स्ट बात करेंगे तो हेक्सामर, हेप्टामर। और अगर हम बात करें हमारे पास एन नंबर ऑफ सब्सटेंस यानी कि मैनी नंबर ऑफ सब्सटेंस कंबाइन होके वन लार्जर सब्सटेंस बनाते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं डायमराइजेशन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, डायमर फॉर्म हो रहा है। और हम देखो डायमर का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसीजर कहेंगे हम डायमराइजेशन। अगर थ्री मॉलिक्यूल थ्री सब्सटेंस मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ट्राइमराइजेशन। अगर चार मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं यानी कि टेट्रामर बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, टेट्रामराइजेशन। इसी तरह से मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, पॉलीमराइजेशन। यहां तक आपको एसोसिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर देखो आप इसके मेन जो एग्जांपल इसका जो यूजफुल होता है जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है उस एग्जांपल की बात करेंगे। जो हमारे लिए एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एसिटिक एसिड का। अगर हम टू एसिटिक एसिड मिलाते हैं, क्या करते हैं, दो एसिटिक एसिड कंबाइन होके अगर हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करें तो टू मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरह से करते हैं उसकी बात करेंगे। सी डबल बॉन्ड OH, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं बिल्कुल। अभी देखो दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस वाले को मैं ये लिख सकता हूं, सॉरी इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दूं, इसको मैं ये लिख दूं OH डबल बॉन्ड O CH3। और आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर कितने मॉलिक्यूल बन गए, वन मॉलिक्यूल। इट इज अ वन मॉलिक्यूल।
यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए हैं, मिलके क्या बना है, 1 मॉलिक्यूल बना है, और इसे क्या कहेंगे हम, डायमराइजेशन। दैट इज अ डायमर ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज डायमर ऑफ एसिटिक एसिड। बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसको इसका देखो, इसका मोलर मास क्या था यहाँ पर भाई, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या था आपका यहाँ पर 60, लेकिन अगर जो दो कंपाउंड में मिलके एक कंपाउंड बनाना है तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा आपका 120। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर सपोज दैट मैं कहने लगूं मैंने Na पार्टिकल्स यानी कि 1 मोल पार्टिकल यानी कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CH3COOH वाटर में मिक्स किए। किसमें मिक्स किए, वाटर में। आप थ्योरेटिकल यानी कि आप क्या कर रहे हो भाई, थ्योरेटिकल यानी कि अगर हम बात करें आपने Na पार्टिकल्स में मिक्स किए हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे वाटर में कितने पार्टिकल्स फॉर्म होंगे। आपने तो Na पार्टिकल्स डाले हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मिलके कितने पार्टिकल बना रहे हैं, एक पार्टिकल बनाएंगे। तो Na पार्टिकल ऑफ CH3COOH के कितने पार्टिकल्स बनाएंगे, Na/2 पार्टिकल्स। यानी कि अब सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल फॉर्म होंगे भाई, Na/2 पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, जितना आपने पार्टिकल डाला था अब उन पार्टिकल्स के नंबर में क्या आ चुका है, डिक्रीजमेंट आ चुका है, और उन पार्टिकल का नंबर जस्ट हाफ हो गया है। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घटेगी, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसलिए एसोसिएशन को पढ़ना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने देखा किस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिक्रीजमेंट आ रहा है, और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजमेंट आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने स्टडी की थी वो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको इस एसोसिएशन टर्म्स की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और यहाँ पर हमने Na पार्टिकल लिए थे, अब टोटल पार्टिकल सब सॉल्यूशन में जो पार्टिकल हमने वो कितने बन रहे हैं, Na/2। यहाँ तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हम इससे नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिसोसिएशन। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, हम कह सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल या अ लार्ज सब्सटेंस डिसोसिएट या ब्रेक इनटू 2 और मोर पार्ट्स या मोर पार्ट्स। एक ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिसोसिएट हो जाए, ब्रेक हो जाए ऑन डाइल्यूशन। That's condition, that substance, that process is called dissociation। ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डिसोसिएशन। जैसे सपोज दैट आपके पास ए बी एक मॉलिक्यूल था, वो A+ और B नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया, तो ए प्रोसेस को क्या कहोगे आप, डिसोसिएशन हो रहा है। अगर मैं बात करने लगूं मेरे पास A2 था, वो यहाँ पर A+ और A+ में ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब मेरे क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। और मैं कहने लगूं मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ यानी कि एन है, तो ये कितने पार्ट में डिसोसिएट होगा, लार्ज नंबर ऑफ ए पार्टिकल में डिसोसिएट होगा। क्या तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम इसको रियल एग्जांपल से जोड़े जिनकी हमको जरूरत पड़ने वाली है, अगर हम बात करें NaCl की, और जब NaCl का डिसोसिएशन होगा तो इसका मतलब वो किस में ब्रेक होगा, Na+ एंड Cl नेगेटिव। इसका मतलब है क्या हो रहा है यहाँ पर, डिसोसिएशन। और आपको पता है यहाँ पर एक पार्टिकल कितने पार्ट में ब्रेक होता है, 2 पार्ट्स में। अगर हम बात करें Na2SO4 सोडियम सल्फेट का अगर हम डिसोसिएशन करेंगे तो वो कितने पार्ट में ब्रेक होगा भाई, 3 पार्ट में या 2 पार्ट्स में। तो मोस्टली आप कह रहे होंगे 2 पार्ट्स में ब्रेक होना चाहिए, एक तो सोडियम बनेगा एक SO4 बनेगा, लेकिन ये कितने पार्ट में ब्रेक होगा, 2 पार्ट में, क्योंकि सोडियम के एटम कितने हैं यहाँ पर 2, तो इट्स डिसोसिएट इनटू 3 पार्ट्स, 2 Na+ प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2SO4 2
डिसोसिएट इनटू 3 पार्ट्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो आप एक चीज समझ लो, जैसे कि आपने एक कंटेनर में वाटर लिया और आपने 1 मोल, सपोज मैं कहता हूं 100 मॉलिक्यूल NaCl के मिक्स किए। आपके दिमाग में कितने मॉलिक्यूल है? 100 मॉलिक्यूल। लेकिन ये ब्रेक अगर जैसे ही यहां पर वाटर में ब्रेक हो गए तो ये 100 Na में ब्रेक होंगे और 100 Cl नेगेटिव में ब्रेक होंगे। अब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो चुके हैं? टोटल 200 पार्टिकल्स। यानी कि आपने कितने पार्टिकल्स मिक्स किए थे? 100 पार्टिकल्स। और आप जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकालोगे किसके हेल्प से निकालोगे? 100 पार्टिकल्स के लिए निकालोगे। लेकिन अब एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से आएगा? 200 पार्टिकल्स की वजह से आएगा। आपने बस सिंपल क्या किया? बस 100 पार्टिकल को मिक्स कर दिया। और जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सॉल्व करोगे तो आप किसके हिसाब से सॉल्व करोगे? 100 मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में ऐसा आप जो कर रहे हो वो सही है क्या? नहीं से, क्योंकि जैसे ही आपने 100 पार्टिकल्स डाले, 100 NaCl के मॉलिक्यूल्स डाले तो वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, 100 Na पॉजिटिव में एंड 100 Cl नेगेटिव में। अब टोटल पार्टिकल कितने हो चुके हैं? 200 पार्टिकल्स। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको नेचर से कोई मतलब नहीं होता है। किससे मतलब होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल से। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा? जस्ट डबल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई भी सब्सटेंस का डिसोसिएशन हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अफेक्ट होने वाली है। अगर एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अफेक्ट होगी। लेकिन जिस सब्सटेंस का ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं अगर वो आपका नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयंस में ब्रेक ना हो, एक ऐसा सॉल्यूशन है, तो जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो उसके लिए डिफाइन होंगी। लेकिन जिस सब्सटेंस का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एक्चुअल वो इन सब्सटेंस के लिए डिफाइन नहीं होंगी। ये क्या होंगी? पूरी तरह से गलत होंगी। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे जिसको हम पढ़ने के लिए सब कुछ ये टर्म पढ़ रहे हैं, दैट इज वान ऑफ फैक्टर। एक्चुअल में वो हमको देखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को किस तरह से अफेक्ट करता है और डिसोसिएशन और एसोसिएशन जिन कंपाउंड्स का हो रहा है उनको हम किस तरह से उन्हें रिलेट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डालने वाले हैं वान ऑफ फैक्टर। वान ऑफ factor and this want of factor represented by I। और ये want of factor किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? हमारा I से। अगर हम बात करें एक्चुअल में want of factor है क्या वो समझते हैं। I इक्वल टू, देखो अगर हम बात करें सिंपल, I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास। आपने मोस्टली बुक में क्या देखा होगा? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। हम कह सकते हैं वान हाफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास। सिंपल डेफिनेशन ले सकते हो, वान हाफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये नॉर्मल मोलर मास का क्या मतलब है और एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या है। देखो अगर हम बात करें यहाँ नॉर्मल वर्ड का मतलब है ऐसा सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है बिफोर, यानी कि बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डाइल्यूशन। अगर जिस सब्सटेंस को आपने, जिस नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को आपने डिसोसिएट किया है उसका मोलर मास कब निकालना है? जब आपने उसे डिसोसिएट नहीं किया है। जैसे अगर हम बात करें हमारा NaCl है और आपने इसे डिसोसिएट किया तो किस में ब्रेक हो गया? ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो NaCl को जब आपने डिसोसिएट नहीं किया तो एक्चुअल में उसका मोलर मास है क्या? बात समझ में आ रही है? यानी कि इसका नॉर्मल का मतलब क्या है? बिफोर डिसोल्यूशन, बिफोर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन यानी कि डिसॉल्व करने से पहले का जो मास होगा दैट इज नॉर्मल मोलर मास, या फिर आप इसको कह सकते हो कैलकुलेटेड
या फिर आप कह सकते हो थ्योरेटिकल, कुछ भी कह सकते हो। नॉर्मल का मतलब है, नॉर्मल मोलर मास का मतलब है मास ऐसा, यानी कि जो सब्सटेंस, सॉरी नॉर्मल का मतलब हो गया कैलकुलेट, या फिर थ्योरेटिकल मोलर मास मतलब आपने उसको जब उसमें यानी कि सॉल्यूट में डिसॉल्व करोगे उससे पहले उसका मोलर मास क्या होगा उसकी बात कर रहा है, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। और हम बात करें एब नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या होगा, हम बात करेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व मोलर मास का मतलब अब वो सॉल्यूशन में मिक्स हो गया है। अगर दोनों मॉलिक्यूल ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया है तो इसका मतलब उसका मोलर मास क्या हो गया, डस्ट डबल हो जाएगा। जैसे हम बात करें NaCl, उसमें ब्रेक हो गया तो वन मॉलिक्यूल टू पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो जो आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा वो क्या होगा, पहले वाले का जस्ट हाफ होगा। तो हम कह सकते हैं एब नॉर्मल मोलर मास का मतलब ऑब्जर्व्ड मोलर मास। बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। एबनॉर्मल का मतलब आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास या फिर प्रैक्टिकल मोलर मास। आपने जो प्रैक्टिकल मोलर मास निकाला है दैट इज कॉल्ड, प्रैक्टिकल से जो मोलर मास आया है उसको भी क्या कह सकते हो आप, एबनॉर्मल मोलर मास। या फिर ये कह सकते हो मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। या फिर आप क्या कह सकते हो, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और हम इसकी बात करें नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या हो जाएगा, मोलर मास बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यानी कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पहले का जो मोलर मास होगा वो नॉर्मल मोलर मास होगा। और एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब वो मोलर मास जो कब हो, जब आप उसको डिसोसिएट हो जाएगा वो एसोसिएट होगा, जब उसका जो मोलर मास होगा वो क्या होगा आपका एबनॉर्मल मोलर मास। या फिर आप नॉर्मल को कैलकुलेटेड बात कर सकते हो या थ्योरेटिकल बात कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें एबनॉर्मल की तो आप कह सकते हो ऑब्जर्व्ड, यानी कि सॉल्यूशन में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि प्रैक्टिकल से एक्चुअल में उसका मोलर मास क्या निकल के आ रहा है। जो आप ऑब्जर्व करोगे वो जो होगा या प्रैक्टिकल से आएगा उसे एबनॉर्मल कहोगे, और नॉर्मल का मतलब कैलकुलेट एंड थ्योरेटिकल। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। और आई को हम देखो दूसरे इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसका क्या मतलब हो गया, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक और फॉर्मूला से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम बात करें आफ्टर एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इस तरह से हम आई को हम तीन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला हुआ नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। आई का मतलब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व का मतलब आप समझ चुके होंगे, यानी कि जो प्रैक्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ रही है, यानी कि आपने क्या कर दिया, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आ रही है उसकी बात करेंगे, अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आप वैल्यू निकाल रहे हो। और आई हम तीसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये हमने समझ लिया। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे आई की वैल्यू डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए क्या होने वाली है। अब हम बात करेंगे जो हमारा वान हॉफ फैक्टर है, आई है, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर हम बात करें, अगर वहां डिसोसिएशन हो रहा हो,
अगर डिसोसिएशन होगा, अगर डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा भाई? अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आई की वैल्यू अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, और जब एसोसिएशन होगा, सॉरी, जब डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि डिसोसिएट होने पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर हम बात करेंगे एसोसिएशन की, आई इज लेस देन 1, आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और अगर हम बात करें ना ही जिसका एसोसिएशन हो रहा हो ना ही डिसोसिएशन हो रहा हो, यानी कि इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, आपका सॉल्यूट कैसा हो? आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 बाय 1 हम तीनों को सॉरी दोनों को देख लेते हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन किस हिसाब से वान हाफ फैक्टर की वैल्यू को मेजर करते हैं। अब हम इन दोनों को देखेंगे, एक्चुअल एसोसिएशन और डिसोसिएशन से वान हाफ फैक्टर की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है। देखो, अगर हम डिसोसिएशन करते हैं, आपको पता है NaCl कितने पार्ट में ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, बात समझ में आ गई? इसका अगर हम बात करें मोलर मास की तो क्या आने वाला है इसका मोलर मास? इसका मोलर मास आएगा 23 प्लस 35.5, ये आएगा 58.5। और अगर हम इनके मोलर मास, आयंस के मोलर मास की मास करेंगे तो हम एवरेज मोलर मास निकालेंगे, और इनका एवरेज मोलर मास क्या आएगा बताओ? एवरेज मोलर मास ऑफ एवरी आयन, प्रत्येक आयन का एवरेज मोलर मास क्या आएगा? 58.5/2 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 29.25 आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? एवरेज मोलर मास कितना आने वाला है? 29.25। और आपको पता है आई किसके इक्वल होता है भाई? आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। और आपको पता है नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बिफोर या फिर आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। हम कहेंगे बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो कितनी वैल्यू है? 58.5 है मोलर मास। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ सॉरी एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब हो जाएगा मोलर मास ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वो कितनी होने वाली है? 29.25। वैल्यू क्या आएगी? 2। अब एक चीज कंफर्म हो गई, अगर आपका सब्सटेंस 2 पार्ट में ब्रेक होगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास Na2CO4 है तो ये कितने पार्ट में ब्रेक होगा? 3 पार्ट में ब्रेक होगा, 3 आयंस में ब्रेक होगा। अगर ये 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी? 3 आ जाएगी। अगर मैं कहने लगूं Al2SO4 का होल थ्राइस है तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है ये? 2, तो इसके पास Al3 पॉजिटिव के आयंस है और 3 इसके पास SO4 2 नेगेटिव के आयन है। तो टोटल आयन कितने हो गए? 5। तो एक चीज पता पड़ गई, डिसोसिएशन यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका डिसोसिएशन हो रहा हो, ऐसे सॉल्यूट जिनका डिसोसिएशन हो रहा हो, उनके लिए आई की वैल्यू क्या होती है? वो जो जितने पार्ट में ब्रेक होगा, जो सब्सटेंस जो सॉल्यूट जितने पार्ट में ब्रेक होगा वही उसके लिए आई की वैल्यू होगी। जैसे बात की मैंने NaCl के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? 2, Na2SO4 के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? 3, और मैंने बात की Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? 5। एक दो और वैल्यू में पूछ लेता हूं, मैंने कह दिया K2CuCN का होल 6, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है ये यहाँ पर 3 पार्ट में ब्रेक होगा,
2k पॉजिटिव आएगा और CuCN का होल 6 पर क्या आएगा, -1 चार्ज। तो ये जो आपका कंपाउंड है दैट इज पोटेशियम कॉपर साइनाइड। तो कितने पार्ट में ब्रेक हुआ है, 3 पार्ट में। इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। किसी भी सॉल्यूट के लिए आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। वो सॉल्यूट यानी कि अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है, सॉल्यूट जितने पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है वही उसके लिए आई की वैल्यू होगी। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन। एक्चुअल में एसोसिएशन का मतलब क्या है, एसोसिएशन किस तरह से आई की वैल्यू को अफेक्ट करता है। देखो अगर हम बात करें एसोसिएशन की, आपको पता है एसोसिएशन का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगे। अगर मैंने बात कर ली 2A और कंबाइन होकर क्या बना दिया, A2। और मैंने जो बेटर एग्जांपल देखा था वो क्या देखा था, जो हमारा यूजफुल होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल दैट इज CH3COOH का होल ट्वाइस। और आपको पता है इसका मोलर मास क्या है एसिटिक एसिड का, 60 होगा। और इस डायमर फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड का मोलर मास क्या होगा भाई, 120 होगा। अगर हम बात करें आई यानी कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, तो आप निकाल सकते हो नॉर्मल मोलर मास का मतलब मोलर मास बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितना है, 60। और एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब मोलर मास आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन वो कितना है, 120, जिससे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अगर सपोज दैट 2 कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहे तो आई की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया। एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे, अगर डायमर फॉर्म हो रहा हो, क्या हो रहा हो, डायमराइजेशन हो रहा हो, यानी कि डायमर फॉर्म हो रहा हो, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1/2। यानी कि 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1/2। अगर आपका ट्राइमर हो, ट्राइमर का मतलब 3 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1/3। अगर आपका टेट्रामर हो तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1/4। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास पॉलीमर है, कई सारे मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1/n। तो आप इनके लिए आई की वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझ में आ चुकी है आपको। इसका मतलब अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, डिसोसिएशन में कोई भी मॉलिक्यूल जितने पार्ट में ब्रेक होगा वही उसके लिए क्या होगी, आई की वैल्यू। जैसे NaCl 2 पार्ट में ब्रेक हुआ तो आई की वैल्यू 2 हुई। ऐसे हमने देखा Na2SO4 3 पार्ट में ब्रेक हुआ तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या हुई, 3। लेकिन एसोसिएशन की अगर हम बात करें, 2 मॉलिक्यूल ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1/2। 3 मॉलिक्यूल ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1/3। टेट्रामर की बात करें, अगर 4 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो आई की वैल्यू होगी 1/4। और पॉलीमर की बात करें, कई सारे मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो एक चीज समझ में आ चुकी है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन उसे अफेक्ट करेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, डबल आनी चाहिए। अगर मैं कहने लगूं डिसोसिएशन की बात करूं तो डिसोसिएशन में आपने देखा NaCl कितने पार्ट में ब्रेक होता है, 2 पार्ट में। अगर आपने 100 मॉलिक्यूल मिक्स किए तो जो आपने सॉल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल बन गए, 200 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें एसोसिएशन की, जैसे सपोज दैट मैं कहने लगूं आपने 100 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड मिक्स किए लेकिन सॉल्यूशन में कितने फॉर्म हो गए, वो 50 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या हुई है, जस्ट हाफ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जस्ट हाफ होनी चाहिए। अब वो टाइम आ चुका है, अब हम समझ चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एसोसिएशन और डिसोसिएशन किस हिसाब से इफेक्ट करता है। तो अब हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है इनको मॉडिफाइड करने का टाइम आ चुका है और हम समझ चुके हैं
अगर आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो रहे हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डबल होगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो रहे हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी, हाफ होने वाली है। सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हमारा इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाइड करने का टाइम आ चुका है और अब हम लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमें कौन सी याद करनी है, दैट इज मॉडिफाइड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। आपको याद रखना है RLVP के लिए जो फॉर्मूला होगा आपको पता है P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए इक्वल टू किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यहां पर लिखना है आपको IXB। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो जाएंगे यानी कि अगर उसका डिसोसिएशन हो रहा होगा, अगर वो डबल आ रहे होंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर आई अगर 2 हाफ आ रहा होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके जस्ट आधे हो चुके हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी हाफ हो जाएगी। सेकंड की बात करें हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है भाई, डेल्टा टीबी इक्वल टू किसके आएगा, आई से इंटू करोगे आप केबी इंटू एम। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आई ही आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगी। अगर आई की वैल्यू 2 आएगी तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, जस्ट डबल। आई की वैल्यू 2 आने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके दोगुने हो चुके हैं। अगर हम थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या होती है आपकी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ एम। और अगर हम फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई इक्वल टू सीआरटी होता है, यहां क्या आएगा ICRT। इस तरह से आप ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है आपको समझ में आ चुकी होंगी, यानी कि इनके आगे सभी के आगे हमको क्या लगाना है, आई लगाना है। और आई आप किन कब लगाओगे, जब आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या हो, जब आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यानी कि वो आयंस में ब्रेक हो रहा हो, और आयंस से ब्रेक होने का मतलब उसका या फिर डिसोसिएशन होगा या फिर क्या होगा, एसोसिएशन। यहां तक बात समझ में आ रही है। और अगर आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होंगे तो आपको आई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए क्या होती है, 1 होती है। और आपको ये चीज याद होगी, जो मैंने इससे रिलेटेड कुछ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड RLVP से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, और उसमें मैंने जो आपके सॉल्यूट लिए थे वो कौन से लिए थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट लेता तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता, इसलिए मैंने आपको इन तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं कराए। अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब आपको समझ में आ चुका होगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो आप आई वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो आप आई को रिप्रेजेंट करो चाहे मत करो, क्योंकि आई की वैल्यू उनके लिए 1 होती है। और आपको ये चीज को याद रखना है, अगर वो क्वेश्चन में गिवन अप है, अगर क्वेश्चन में गिवन अप है 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तभी हम आई की वैल्यू, सपोज दैट अगर मैंने बात करी मुझे NaCl दे दिया और क्वेश्चन में गिवन अप है इसका 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तब हम आई की वैल्यू 2 लिखेंगे। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू आई की गिवन अप होगी आप उसी को यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में आई की वैल्यू गिवन अप नहीं है और आपसे उसमें क्या रखा है, वो 100% डिसोसिएट या वो 100% एसोसिएट हो रही है, तो आपको आई की वैल्यू निकालना आता है। पर एक चीज को आपको याद रखना है, क्वेश्चन में मोस्टली अगर आपको आई की वैल्यू गिवन अप है तो आप उसी
वैल्यू का यूज करोगे, आप अपनी तरफ से वैल्यू ऐड नहीं करोगे। और अगर वो बात कर रहा है वो 100% डिसोसिएशन या 100% एसोसिएशन हो रही है, तो जितने पार्ट में वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ब्रेक होगा वही आई की वैल्यू होगी। अगर हम बात करेंगे Na2SO4 के लिए तो आई की वैल्यू क्या होगी 3। अगर उसने ये दे रखा है अगर वो 60% डिसोसिएट हो रहा है तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। लेकिन आपको आई की वैल्यू को डिसाइड क्वेश्चन को पढ़ के करना है। आप ऐसा नहीं बस देखा आई लगाया और डायरेक्ट आई की वैल्यू पुटअप कर दी तो क्वेश्चन और जो आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आई की वैल्यू आप कब पुटअप करोगे, जब वो 100% डिसोसिएट होगा या फिर 100% एसोसिएट होगा। और ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन अप होगा। और क्वेश्चन में अगर ये चीज गिवन अप नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में अगर जो आई की वैल्यू दे रखी है हमको वही पुटअप करनी है, हमको इनसे रिलेटेड वाली वैल्यू पुटअप नहीं करनी है। आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, जिससे हमको पता पड़ जाएगा यानी कि वो कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है और कितना परसेंट एसोसिएट हो रहा है। तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और यहां आज आपने पढ़ा मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाइड करने के लिए आई से इंटू किया। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन को देख के ही पुटअप करनी है। जो क्वेश्चन देंगे वो पुटअप करोगे, या फिर उसने कह रखा है 100% डिसोसिएशन या 100% एसोसिएशन, तो जो अगर वो 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है तो आई की वैल्यू 2 आएगी। 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है तो आई की वैल्यू 3 आएगी। अगर डायनाइजेशन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1/2 आएगी। वरना आई की वैल्यू आप अपनी तरफ से पुटअप नहीं करोगे। और अगर क्वेश्चन में गिवन भी तो आप पुटअप कर सकते हो। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है।